तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जे&के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रिसेंटली जो सिलेबस JKSSB ने यानी जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने अपलोड किया है गाइज, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और उन्हीं में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का। तो गाइज उसी में एक आगे जाकर टॉपिक आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो गाइज इस टॉपिक को आज हम डिटेल से क्लियर करेंगे गाइस। देखेंगे बैंक स्टेटमेंट क्या होती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है। पूरे टॉपिक को क्लियर करने के बाद लास्ट में हम 2-3 MCQs भी देखेंगे, क्योंकि एट द एंड आपको क्या काम आएगा, आपको जो भी अपनी अर्नड नॉलेज है उसको MCQs के रूप में देना है। यानी फाइनल एग्जाम जो होगा अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें MCQs ऑप्शन वाले आंसर होंगे। तो गाइस आपके पास सब कुछ दिया होगा, आपने सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। आपके पास उसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शंस होंगे और आपको करेक्ट बताना है। तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो गाइज आपको मैं बता दूं कि इस सिलेबस में टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कितनी कितनी वेटेज है आपको सब दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K 30 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स ये 10 मार्क्स की है। जनरल इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स की है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस 30 मार्क्स की है। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग जिस कंपोनेंट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी 30 मार्क्स का है। उसके बाद साइंस है 10 मार्क्स। तो ओवरऑल ये जो एग्जाम है ये 120 मार्क्स का होगा। तो गाइस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपका जो टॉपिक है वो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के अंडर आता है। देखिए अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में आपको लगभग इतने से ही टॉपिक्स मिलेंगे गाइस, बहुत छोटा सा सिलेबस है। अगर हम कंपेयर करें इसको कि जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से, गाइस ये बहुत छोटा सा सिलेबस है। और इस छोटे से सिलेबस को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, अब आप अच्छी अटेंशन के साथ पढ़ते हैं, तो गाइज मोस्ट प्रोबेबली आप 30 में से यहाँ पर 28, 29 या 30 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। तो गाइज क्या है कि इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होती हैं अकाउंटेंसी बुक कीपिंग में। उसके बाद हमने कुछ देखी थी कि सम जनरल टर्म्स होती हैं, वो हम डिटेल में एक वीडियो 2 वीडियो सॉरी गाइज मैं इस फर्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर बना बैठा हूँ, बहुत सारे लोग देख बैठे हैं। तो गाइज अगर आपको इस प्रकार के बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी का नहीं पता है तो आपको आगे चलकर आगे वाले टॉपिक्स में दिक्कत बनेगी। तो गाइस आपको क्या करना है कि इस वीडियो को भी देखिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो स्टार्टिंग वाली वीडियोस हैं इनको देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो जो है ये इसी पर खड़ी है। अगर आपको पहले वाला लेक्चर या पहले वाला टॉपिक समझ आ रहा है तो ही आपको नेक्स्ट वाला भी अच्छे से आएगा, वरना अगर आप आधे में जाके घुसते हैं तो आपको ना आगे का समझ आएगा ना पीछे का। तो गाइस इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स ये हमने डिटेल में देखा हुआ है। अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल एंट्री गाइस इसी के साथ काफी मिलता जुलता है। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो आज का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं गाइस ये भी डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। उसके बाद वोचर अप्रोच क्या होती है अकाउंटिंग में, क्यों अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में वोचर अप्रोच को अपनाया जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, बैंक स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। उसके बाद हम अलग अलग इनके फॉर्मेट्स देखेंगे, किस प्रकार की कैश बुक होती है, किस प्रकार की बैंक स्टेटमेंट होती है, और एट द एंड हम क्या देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो गाइस देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज की खूबसूरत वीडियो की। तो गाइस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बैंक स्टेटमेंट क्या होती है। देखिए बहुत सिंपल शब्दों में मैंने ये यहाँ पर लिखा हुआ है, बिजनेसमैन ओपन करंट अकाउंट फॉर देयर बिजनेस कंसीडरिंग द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय दिस अकाउंट। तो गाइस जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना जो ट्रांजैक्शन सिस्टम होता है, यानी पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे कहाँ से जा रहे हैं, या इस सिस्टम को वो करंट अकाउंट में रखते हैं। करंट अकाउंट का क्या बेनिफिट है कि यहाँ पर आप ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड कर सकते हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में आपको क्या करना होगा कि वहां पर लिमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं। अगर आप ज्यादा करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से इनकम टैक्स या एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से या बैंक की तरफ से नोटिस आ सकता है। लेकिन करंट अकाउंट में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। गाइस एक और मेजर डिफरेंस है कि करंट अकाउंट में क्या होता है कि किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट रेट बैंक नहीं देता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में वो इंटरेस्ट रेट होता है। यानी आपको कुछ ना कुछ अर्निंग वहां पर सेविंग में हो सकती है,
लेकिन करंट अकाउंट में किसी प्रकार की अर्निंग नहीं हो सकती, लेकिन इसका एक ही बेनिफिट है कि आप जितनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं इस करंट अकाउंट के अंडर कर सकते हैं। तो जो बिजनेसमैन होते हैं, देखिए उनका बिजनेस पर डे या फिर वीकली या फिर एनुअली या मंथली, तो गाइस इसमें उनकी पर डे के हिसाब से भी अगर देखें तो काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, और यही कारण है कि इन्होंने हमेशा अपना करंट अकाउंट को ओपन किया होता है। अब करंट अकाउंट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं कि यहाँ पर आप करंट अकाउंट होल्डर्स एंजॉय अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिपॉजिट्स एंड विथड्रॉल्स एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इज लार्ज, कि यहाँ पर कोई भी आपके ऊपर लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने बार पैसे को डिपॉजिट करवा सकते हैं या वहां से विथड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस जब इतने ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी, कभी पैसा आ रहा है कभी जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि एक हौच पौच की सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, बिजनेसमैन लाइक टू नो द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड द बैंक बैलेंस। उनको हमेशा ये रहता है कि हमें इतनी नॉलेज रहनी चाहिए कि कितना पैसा बैंक के पास हमारा गया है या कितना जा रहा है कितना आ रहा है, और टोटल जो हमारे और बैंक के बीच में ये जो ट्रांजैक्शन का सिस्टम बना हुआ है इसमें किसके पास कितना बैलेंस है। देयरफॉर द बैंक इश्यूज अ बैंक स्टेटमेंट टू देम। तो गाइस इस सब क्लैरिफिकेशन को देने के लिए बैंक क्या करता है कि पीरियडिकली, वो डेली का भी हो सकता है, अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो वो डेली का भी एक प्रकार का बैंक स्टेटमेंट इशू कर सकता है इस प्रकार के बिजनेसमैन को। अगर थोड़ी कम हो रही हैं तो वो वीकली भी हो सकता है, या वो 15 दिन के बाद भी हो सकता है, 1 महीने के बाद भी। अगर उसमें बहुत कम हो रही हैं तो वो 6 मंथ्स का भी हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। कम से कम जो है ये 1 वीक या फिर 1 महीने के अंदर का ही टाइम पीरियड होता है कि बैंक जो होता है वो बैंक स्टेटमेंट इशू करता है, प्रोवाइड कराता है बिजनेसमैन को कि आपके ट्रांजैक्शन, आपके अकाउंट से इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस इस पीरियड में हुई हैं। A bank statement is a summary of financial transactions which have taken place over a given period on a bank account held by the account holder। तो गाइस जिस भी बिजनेसमैन का अकाउंट होगा किसी बैंक में, तो वो बैंक क्या करता है कि कितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, एक प्रकार का वो पीरियड सेट कर लेते हैं कि आपको क्या डेली की चाहिए, आपको वीकली चाहिए या मंथली चाहिए। तो जो भी टाइम या पीरियड इन्होंने सेट किया होता है, तो उस पीरियड का जब वो पीरियड होता है, पूरा होता है, कंप्लीट होता है, तो उसके कंप्लीशन पर क्या करता है बैंक की इस प्रकार की बैंक स्टेटमेंट बिजनेसमैन को देकर उसे ये बताता है कि ये आपके और हमारे बीच में लेन देन हुआ है, ये आज तक की इस पीरियड, इस पर्टिकुलर पीरियड के बीच में इतनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अर्लियर बैंक स्टेटमेंट्स वर प्रिंटेड पेपर स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस्ड मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। तो गाइस पहले क्या हुआ करता था, बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉनिक या फिर इतना कंप्यूटर्स का जमाना नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो क्या करते थे कि प्रिंटेड पेपर, एक प्रकार के पेपर पर प्रिंट करके वो स्टेटमेंट्स देते थे, और वो स्टेटमेंट्स या तो मंथली होती थी या 3 महीने के बाद मिलती थी या फिर एनुअली मिलती थी। लेकिन बैंक एज अ मैटर ऑफ सर्विस वुड प्रोवाइड अ पीरियोडिकल बैंक स्टेटमेंट। तो गाइस बैंक जो है एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या करता है कि पीरियोडिकल बैंक स्टेटमेंट देता है कस्टमर्स को, बिजनेसमैन को, ताकि उनके बीच में, कस्टमर के बीच में और बैंक के बीच में किसी प्रकार का मिसट्रस्ट जो है वो ना क्रिएट हो। लेकिन आज की डेट में मैंने आपको बताया कि पहले तो ये क्या होता था, प्रिंटेड पेपर पर बैंक स्टेटमेंट मिलती थी, लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, today with better access to the internet and online banking, bank statement also known as electronic statement can be viewed online। तो गाइस जब भी आप, इन शॉर्ट में अगर यहाँ पर आपको बताऊं कि आप अगर किसी भी एटीएम पर विजिट करते हैं तो वहां पर विथड्रॉल, डिपॉजिट या फिर मिनी स्टेटमेंट, इस प्रकार के बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। और ये क्या मिनी स्टेटमेंट क्या है, ये यही बैंक स्टेटमेंट है। मिनी स्टेटमेंट में आपको लास्ट के 5, 6 या 7 जो भी वहां पर होंगी ट्रांजैक्शंस, वो आपको बताई जाएंगी कि इतना आपके यहां से निकला है, इतना यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है, इतना आपका एटीएम चार्जेस लगे हैं, इतना आपको इंटरेस्ट मिला है। तो गाइज ये सारी डिटेल जो है आज की डेट में हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट में मिल रही है, जिसे हम देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो अकाउंट होल्डर होता है उसका प्रिंट भी निकलवा सकता है। दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड पोस्टेज। तो गाइस क्या होता था इससे पहले कि जब प्रिंटेड पेपर पर बैंक स्टेटमेंट होती थी तो सबसे पहले प्रिंट करने में खर्चा आता था, उसके बाद उसको पोस्ट करना पड़ता था, अकाउंट होल्डर के पास पहुंचाना पड़ता था,
तो इससे क्या होता था कि पोस्टेज और पेपर पे एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो बैंक और कस्टमर दोनों पर पड़ता था। लेकिन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी दिस बर्डन हैज बीन रिड्यूस्ड एंड नो द इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट can be viewed, can be produced online, it can be downloaded as well as it can be printed by the account holder at any time at anywhere। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूं कि इस प्रकार की बैंक स्टेटमेंट का क्या फायदा है और ये क्यों जरूरी है। देखिए बैंक स्टेटमेंट्स की हम इंपॉर्टेंस और यूटिलिटीज पढ़ेंगे कि क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या फायदे हैं। बैंक स्टेटमेंट एनेबल्स द अकाउंट होल्डर टू नो द बैलेंस विद बैंक। तो गाइस जब इस प्रकार की बैंक स्टेटमेंट अकाउंट होल्डर को मिलती है तो उसे एक प्रकार का पूरा ज्ञान मिलता है कि मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है, मेरे अकाउंट में क्या हो रहा है, बैंक के द्वारा क्या किया जा रहा है और मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है। यानी किसी भी प्रकार का अमाउंट चाहे वो विथड्रॉ हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है उस सब की डिटेल बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से कस्टमर को, अकाउंट होल्डर को मिलेगी। नेक्स्ट कह रहा है सुटेबल अरेंजमेंट्स फॉर पेमेंट कैन बी मेड। तो इससे क्या होगा बैंक स्टेटमेंट मिलने से कि किस प्रकार की अरेंजमेंट पेमेंट के लिए बनानी है, यानी चेक के थ्रू पैसा डिपॉजिट करवाना है बैंक में या आप ऑनलाइन या कुछ भी करते हैं। तो गाइज इस प्रकार की सारी अरेंजमेंट्स का डिटेल आपको बैंक स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है इट हेल्प्स बिजनेसमैन नो द टाइम टेकन फॉर क्लियरेंस ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड। कि मानिए एक बिजनेसमैन एक कस्टमर को कोई चीज बेचता है तो वो कस्टमर नगद कैश के वजह वो उसे चेक दे देता है, तो ये बिजनेसमैन क्या करता है उस चेक को जाके बैंक में डिपॉजिट करता है और बैंक कितनी देर के बाद, मानिए आज डेट 20 है, अगर बैंक 21 को या 22 को जाके उस चेक को क्लियर करके बिजनेसमैन के अकाउंट में वो मनी ट्रांसफर कर रहा है तो ये भी बिजनेसमैन को यहां पर पता चलेगा कि चेक्स को क्लियर करने के लिए बैंक कितना समय ले रहा है। गाइस ये सारी डिटेल्स एक प्रकार की राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये यहां पर आपको बैंक स्टेटमेंट दे रही है बिजनेसमैन को। इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो गाइस यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है। तो जब ये आपको बैंक स्टेटमेंट पीरियडिकली मिलेगी तो इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में। क्या होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, गाइस आने वाली स्लाइड्स को आपको ये कंसेप्ट सारा क्रिस्टल क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में किस प्रकार के प्रोविजंस होते हैं, किस प्रकार के उसमें आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो देखिए बैंक स्टेटमेंट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहां पर क्या होगा कि डिटेल्स ऑफ बैंक, ब्रांच एंड एड्रेस, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर है बैंक ऑफ इंडिया एसबी रोड, तो ये आपको मिलेगा अकाउंट टाइप। तो गाइस यहां पर आपको डिटेल होगी बैंक की, ब्रांच की और उसका एड्रेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉलम होता है बैंक स्टेटमेंट में, यहां पर आपको देखने को मिलेगा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन की किस डेट को आप मनी को ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ले रहे हो या दे रहे हो। उसके बाद गाइस यहां पर भी आपको अलग अलग डेट्स देखने को मिलेंगी। फिर पर्टिकुलर्स, आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, चेक दे रहे हो, किस प्रकार की कोई स्पेसिफिकेशन है वो आपको इस पर्टिकुलर्स में मेंशन करनी है। उसके बाद अगर कोई चेक है तो उस चेक नंबर यहां पर डालना पड़ेगा। आप पैसे निकलवा रहे हो तो यहां पर आपको विथड्रॉल वाले में भरना पड़ेगा और यहां पर अगर जमा करवा रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं तो यहां पर, और इन सब को करके बैलेंस यहां पर बताना होगा टाइम टू टाइम। तो उसके बाद जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं यहां पर सिग्नेचर करेंगे कि ये जितनी भी पीछे हमने इंफॉर्मेशन भरी है ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द नाम्स ऑफ द बैंक। तो गाइस इस प्रकार से एक ट्रांजैक्शन, दूसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी ट्रांजैक्शन, चौथी ट्रांजैक्शन, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा बैंक स्टेटमेंट में। यानी बैंक स्टेटमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ओवरऑल एक बैंक अकाउंट में ऑफिशियल तरीके से बैंक की नजरों में किस प्रकार की एक्टिविटी उस अकाउंट में हो रही है। गाइस इस सब की डिटेल जो है आपको बैंक स्टेटमेंट में देखने को मिलेगी। तो गाइस अब हम देखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए क्या है, अ बिजनेसमैन मेंटेन्स अ कैश बुक विद बैंक कॉलम इन हिज लेजर wherein he records all the banking transactions। तो गाइस मैंने आपको बताया कि बैंक स्टेटमेंट जो होती है उसको बैंक प्रिपेयर करता है, लेकिन एक बिजनेसमैन क्या करता है कि अपने लेवल पर भी एक उसी प्रकार की स्टेटमेंट को तैयार करता है। वो अगर यहाँ पर पैसे जमा करवा रहा है किसी बैंक में तो ये यहाँ पर लिखेगा कि मैं इतने जमा करवा रहा हूं, तो बैंक वाले
खाते में बैंक इसको क्रेडिट लिखेगा और यहाँ पर ये डेबिट लिखेगा, तो इससे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं, एक प्रकार का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए या और वैलिड बनाने के लिए इस प्रकार के रिकॉर्ड को बिजनेसमैन क्या करता है, अपने पास भी एक रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। और जो बिजनेसमैन के पास रिकॉर्ड होता है उसे हम कैश बुक कहेंगे। यानी बिजनेसमैन जिसके ऊपर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा उसे कैश बुक कहा जाता है, और जो बैंक का ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेनर होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे बैंक स्टेटमेंट कहा जाता है। तो क्या कह रही है स्टेटमेंट, अ बिजनेसमैन मेंटेन्स अ कैश बुक विद द बैंक कॉलम इन हिज लेजर। तो गाइस लेजर क्या होता है, पूरे बिजनेस का लेखा जोखा, पूरे बिजनेस का रिकॉर्ड, और इसी रिकॉर्ड के बीच में एक बिजनेसमैन अलग से कॉलम बनाता है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए, और उस कॉलम को क्या कहा जाएगा, उसको कैश बुक कहा जाएगा। द बैंक कॉलम इन हिज कैश बुक रिप्रेजेंट्स बैंक करंट अकाउंट, कि बैंक में जो उसने करंट अकाउंट को ओपन किया हुआ है उसमें किस प्रकार की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इस सब रिकॉर्ड को वो मेंटेन करके रखेगा अपनी कैश बुक में। बैंक बीइंग द अदर पार्टी रिकॉर्ड्स दीज ट्रांजैक्शंस इन देयर लेजर नोन एज पासबुक। तो गाइस मैंने आपको काफी सरल तरीके से बता दिया कि बैंक ये सारी ट्रांजैक्शंस को, जो करंट अकाउंट है बिजनेसमैन का, उसको पासबुक में मेंटेन करके रखेगा, उसे बैंक स्टेटमेंट बाद में देगा, और जब ये बात आती है कस्टमर की या बिजनेसमैन की, तो वो सारे इस रिकॉर्ड्स को अनऑफिशियल वे से अपने कैश बुक में मेंटेन रखेगा। When businessman deposits money or check into bank for collection, it is recorded in the cash book on the debit or the receipt side। तो गाइस जब भी बिजनेसमैन पैसे को जमा करवाएगा बैंक में या वहां से निकलवाएगा, तो ये डेबिट या फिर क्रेडिट साइड उस पे इंक्लूड होगा। यानी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल से बताऊंगा। बैंक रिकॉर्ड्स दिस ऑन द क्रेडिट और रिसीप्ट साइड ऑफ अ पासबुक। तो गाइस मानिए कि यहां पर आपके पास बिजनेसमैन है और यहां पर आपका बैंक है, यहां पर इसके पास 100 करोड़ है और इसके पास 50 करोड़ है, इसी आदमी का है, इसी बिजनेसमैन का है, और 100 करोड़ में से ये 20 करोड़ यहां से उठा के इसमें जो है डिपॉजिट करवाता है। यानी यहां से बिजनेसमैन के अकाउंट से यह जो इसका क्या है कैश बुक है, उसमें क्या होगा कि यहां से ये डेबिट होगा 20 करोड़, और यहां पर इसके बैंक अकाउंट में जो इसने करंट अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है उसमें ये क्रेडिट हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो जर्नल एंट्री हमने किया था कि एक साइड अगर क्रेडिट हो रहा है तो दूसरी साइड डेबिट होगा, अगर दूसरी साइड क्रेडिट हो रहा है तो इस साइड जो है आपको डेबिट मिलेगा। इसी प्रकार से जब बिजनेसमैन किसी भी प्रकार के पैसे को अपने कैश बुक से उठाकर या अपने से पैसे को जमा करवाता है बैंक में, तो उसकी कैश बुक में आपको डेबिट मिलेगा, यहां से विड्रॉल मिलेगा, और उसका जो करंट बैंक अकाउंट होगा उसमें उसका क्रेडिट देखने को मिलेगा। यानी जब एंट्री होगी तो कैश बुक पर यहां पर डेबिट की एंट्री होगी और पासबुक में यहां पर क्रेडिट या रिसीप्ट साइड की एंट्री होगी। Similarly, when businessman issues check for making payments, it is recorded on the credit or payment side of cash book. Bank records this transaction on the debit side or payment side of passbook bank statement। तो guys इसी प्रकार से क्या होता है कि अगर एक बैंक ने चेक बुक बिजनेसमैन को इशू की हुई है और वो बिजनेसमैन उस चेक बुक को यूज करके किसी भी प्रकार की पेमेंट को करता है, तो यहां पर कैश बुक में उसके क्रेडिट होगा वो अमाउंट, और जो पासबुक है उसमें यहां पर डेबिट होगा। यानी ओवरऑल वो बैंक के खाते से ही पैसे निकल रहे हैं जो ये चेक को साइन करके आगे किसी को दे रहा है। Thus, whatever is recorded by businessman in the cash book is invariably recorded in the passbook or bank statement। तो guys कहने का तात्पर्य ये है कि लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है कि अगर बिजनेसमैन की कैश बुक में कोई अमाउंट क्रेडिट हो रहा है तो वो जो बैंक स्टेटमेंट है या बैंक की पासबुक है वहां से डेबिट होगा, और अगर बैंक की पासबुक में कोई क्रेडिट हो रहा है, अमाउंट आ रहा है, तो वो कहां से निकलेगा, वो कैश बुक से निकलेगा। तो guys देखते हैं नेक्स्ट। Ideally, then cash book बैंक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस शुड बी द सेम। तो गाइस किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो, अगर ये स्टेटमेंट्स यानी कैश बुक और बैंक की जो स्टेटमेंट है पासबुक दोनों अच्छे ढंग से, अगर एक साइड से पैसा निकल रहा है तो दूसरे में जा रहा है, अगर प्रॉपरली इस रिगार्ड को मेंटेन किया जा रहा है तो इन दोनों का बैलेंस जो है वो सेम होना चाहिए। The only difference would be that if cash book has a debit balance, the
पासबुक विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस एंड वाइस वर्सा। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर एक साइड से पैसा निकल रहा है कैश बुक से तो वो बैंक स्टेटमेंट में या पासबुक में क्रेडिट होगा, और अगर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है, वहां डेबिट हो रहा है, तो कैश बुक में आपका पैसा जो है वो वहां पर आपका क्रेडिट होगा। तो गाइस किस प्रकार से होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। देखिए ये जो इधर वाला पार्ट है कैश बुक, ये इसको मेंटेन करेगा बिजनेसमैन। गाइस डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐसा ही देखने को मिलेगा कि हु विल मेंटेन द कैश बुक, आपको बिजनेसमैन बताएगा, आपको बैंक बताएगा, आपको बोथ ऑफ देम बताएगा, आपको नन ऑफ दीज बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बिजनेसमैन। तो देखिए बिजनेसमैन यहां पर मेंटेन करेगा कैश बुक को, और जो बैंक है बैंक यहां पर मेंटेन करेगा इसको, पासबुक को या फिर बैंक स्टेटमेंट को। देखिए अगर यहां पर किसी भी प्रकार की पेमेंट करता है कैश बुक, तो अगर कैश बुक में बिजनेसमैन इसको पेमेंट के यहां पर लिखेगा, तो जो आपका बैंक है उसको वो रिसीप्ट के इस बॉक्स में लिखेगा। अगर कैश बुक में रिसीप्ट में लिखा जाता है तो यहां पर ये पेमेंट के खाते में लिखा जाएगा। तो गाइस इस प्रकार से आपको क्या समझना है अल्टीमेटली, कि अगर कैश बुक पर क्रेडिट हो रहा है तो वो बैंक स्टेटमेंट में या पासबुक पर डेबिट होगा। तो ये कहने का तात्पर्य कि अपोजिट, अगर यहां पर इस बॉक्स में लिखने हो रहा है रिसीप्ट वाले में, तो यहां पेमेंट में लिखने होगा, अगर यहां पेमेंट में लिखने हो रहा तो यहां रिसीप्ट में लिखने होगा। लेकिन गाइस ये जनरली ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, कई बार इसमें मिसमैच हो जाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उस मिसमैच को दूर करती है। बट इन प्रैक्टिस कैश बुक बैंक बैलेंस इज समटाइम्स डिफरेंट फ्रॉम द पासबुक बैलेंस, कि आपका बैंक में बैलेंस कितना है और आपने जो कैश बुक मेंटेन की हुई है उसमें कितना बैलेंस है। बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस आपको मिलेंगे जब ये दोनों वेरी करेगा। तो क्यों ये वेरी करेगा वो हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। Therefore, there are some causes of differences and also methods of reconciling balance of these two books by preparing bank reconciliation statement। तो गाइस हालांकि बहुत सारे इसके काजेज हो सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इन डिफरेंसेस को रिमूव करने के लिए भी हमारे पास एक बहुत खूबसूरत मेथड है, और उसी मेथड को क्या कहा जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन मेथड या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। A copy of bank statement is issued to the current account holder periodically by the bank. Bank statement is compared with the cash book for analyzing the causes of difference in the balance of the two books। तो गाइस क्या होगा कि जब भी इस प्रकार का चाहे ये मिसमैच क्रिएट हो या ना हो, पीरियडिकली कैश बुक को मिलाने के लिए या कैश बुक ना भी मेंटेन की हो, बैंक जो है पीरियडिकली बैंक स्टेटमेंट को इशू करता है। तो जब इस प्रकार की बैंक स्टेटमेंट आती है तो इसको कंपेयर किया जाता है कैश बुक के साथ, और ये देखा जाता है कि कौन से एंड पे कमी रही है, क्या बैंक के एंड से कहीं गलती हुई है या कैश बुक को मेंटेन करने के एंड से, यानी जो बिजनेसमैन है उसकी तरफ से कहीं गलती हुई है। तो गाइस डिटेल में देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन सबसे पहले कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। क्या होती है, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट showing the causes of disagreement between the balance shown by the bank passbook and the balance shown by the cash book under the bank column at the end of the specific period or month is called bank reconciliation statement। तो गाइस क्या कह रहा है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हर एक प्रकार का डिसएग्रीमेंट या मिसमैच बताया जाता है। वो मिसमैच किस किस के बीच में होता है, बैंक का जो पासबुक होता है उसके बीच में, और जो कस्टमर ने या बिजनेसमैन ने कैश बुक को मेंटेन किया होता है, इन दोनों के बीच में ये मिसमैच कितना है और क्यों है, ये सारी डिटेल आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मिलेगी। और ये जो स्टेटमेंट है ये पीरियडिकली प्रोड्यूस की जा सकती है। मैंने आपको बता दिया कि ये अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो सकती हैं तो ये डेली बेसिस पे भी हो सकती है, ये वीकली भी हो सकती है, 15 डेज के बाद भी हो सकती है, या फिर ये मंथली भी हो सकती है। और इसकी बहुत खूबसूरत एक डेफिनेशन है, A bank reconciliation statement is a statement which reconciles the bank balance as per cash balance and the balance as per passbook, showing all causes of difference between the two। कि गाइस पूरी डिटेल्ड एनालिसिस आपको इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मिलेगा कि बैंक बैलेंस में और कैश बुक में
डिफरेंस अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया, अगर है तो कितना है, और ये कितना किस कारण से है, ये कारण भी आपको देखने को मिलेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो गाइस बहुत खूबसूरत है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जनरली जो ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो इस प्रकार के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं। अब इसकी जरूरत क्या है और ये जरूरी क्यों है? नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट नीड है वो क्या है? It explains and clarifies the causes of disagreement between the bank balance as per cash book and पासबुक। तो सबसे पहला ये जो डिसएग्रीमेंट या मिसमैच क्रिएट होता है पासबुक और कैश बुक के बैलेंस में, इसको क्लियर करता है, इसको एक्सप्लेन करता है। यानी इस प्रकार के मिसट्रस्ट को कस्टमर और बैंक के बीच में से कौन मिटाता है? ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट कह रहा है इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एरर्स एंड ओमिशन मेड इन पासबुक एंड कैश बुक। तो नेक्स्ट किसी भी प्रकार की अगर गलती, चाहे वो पासबुक मेंटेन करते हुए हुई हो या फिर कैश बुक को मेंटेन करते हुए हुई हो, इस प्रकार के एरर को डिटेक्ट करता है, देखता है, या किसी भी प्रकार का ओमिशन, यानी यहां पर कोई एंट्री करनी थी, चाहे वो पासबुक की बात है चाहे कैश बुक की बात है, वो एंट्री की ही नहीं, चाहे वो डेबिट साइड है चाहे क्रेडिट साइड है, तो इससे भी क्या होगा कि जो बैंक स्टेटमेंट है या फिर इस बैलेंस को मेंटेन करने में दिक्कत आएगी। और ये सारी दिक्कत को कौन रिमूव करेगा? यहां पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट कह रहा है इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ फ्रॉड बाय द स्टाफ डीलिंग इन कैश, कि किसी भी कैश, चाहे वो बैंक साइड से है चाहे वो बिजनेस साइड से है, कि जो उस कैश के साथ डील कर रहा है स्टाफ, उनकी तरफ से कोई फ्रॉड ना हो, उनके फ्रॉड को रोकने के लिए भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। It helps to check whether the bank makes proper entries for banking transactions। तो गाइस इससे हमें बैंक का भी रिकॉर्ड का पता चलता है, बैंक का रिव्यू मिलता है कि क्या हर एक ट्रांजैक्शन को एक अच्छे ढंग से, एक वेल डिफाइंड वे से बैंक जो है प्रॉपरली एंट्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है। गाइस ये भी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से ही मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है इट हेल्प्स टू हैव अ मॉरल चेक ऑन द स्टाफ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू कीप चेक बुक अप टू डेट। तो गाइस इसके बाद एक मॉरल चेक भी ये उस अकाउंटेंट के सर पर आ जाता है जो इस प्रकार के रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है कि कैश बुक और बैंक बैलेंस जो है इसको प्रॉपरली मेंटेन करने का जिम्मेवारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी भी रिकॉर्ड मेंटेनर्स जो होते हैं उन पर आ जाती है। It is an important mechanism of internal check and gives information of cash inflow and outflow। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी बिजनेस में कैश कितनी आ रही है, उसका इनफ्लो कितना हो रहा है, बाहर कितनी निकल रही है, आउटफ्लो कितना हो रहा है, इस सब को मेंटेन करने के लिए, एक प्रकार की साफ नजर रखने के लिए ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है ये जरूरी होती है। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे इस प्रकार का या किसी भी प्रकार का जो है वो मिसमैच या डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। तो गाइस देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं काजेस ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक, कि अगर कैश बुक और पासबुक में किसी भी प्रकार का मिसमैच क्रिएट हो सकता है तो वो किन कारणों से हो सकता है। गाइस इनडायरेक्टली अगर आपको ये कंप्लीट नॉलेज होगी तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप अपने नॉलेज को अप्लाई करके उस एमसीक्यू को बहुत आराम से, आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो अगर हम बात करें कि कोई कई बार क्या होता है कि समय का डिफरेंस आ जाता है, कि मानिए कि कोई ट्रांजैक्शन आज हुई है, कैश बुक उसे कल एंटर कर रही है और जो बैंक है बैंक उसको परसों एंटर कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि इसके बीच में भी डेली में काफी सारी ट्रांजैक्शंस आगे पीछे हो जाएंगी, तो ये एक प्रकार का मिसमैच हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि टाइम के रिगार्डिंग किस प्रकार का मिसमैच क्रिएट हो सकता है, तो वो हम देखते हैं ट्रांजैक्शन दैट अपीयर्स इन कैश बुक बट नॉट इन द पासबुक। तो गाइस किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन अगर होती है तो वो कैश बुक में तो मेंटेन कर ली गई है लेकिन वो पासबुक तक नहीं पहुंची है, तो भी क्या होगा, इस प्रकार का मिसमैच आपको देखने को मिलेगा। जैसे क्या चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कि मानिए आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी से कोई चीज लेते हैं, उसे आप चेक देते हैं और वो चेक तो आपने इशू कर दिया, अपनी एंट्री आपने कर दी कैश बुक पे, इतना अमाउंट मेरे यहां से डेबिट होगा, लेकिन वो बैंक के पास अभी चेक पहुंचा ही नहीं, तो इससे क्या होगा कि बैंक के पास आपका ज्यादा बैलेंस रहेगा। या फिर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कि आपके पास किसी ने, मानिए कि आपने कोई काम किया है, आपने किसी को कोई चीज बेची है, तो आपने वहां से
चेक तो ले लिया लेकिन उसको अभी बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं किया है। आप कैश बुक पर तो एंट्री कर रहे हैं कि 20 करोड़ मेरे खाते में और आ गया है, लेकिन सिर्फ आपसे आपके ऐसा करने से ही खाते में नहीं आएगा जब तक कि वो चेक जो है बैंक के पास नहीं पहुंचता। बैंक जो प्रॉपरली उसे चेक करके आपके खाते में वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकता। तो गाइस, जब तक इस प्रकार के टाइम लैग्स रहेंगे, टाइमली एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपको गड़बड़ी देखने को मिलेगी, या फिर मैं कहूं कि इस प्रकार का मिसमैच आपको देखने को मिलेगा। अनदर वे और भी हो सकता है, ट्रांजैक्शन दैट अपीयर्स इन पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक, कि पासबुक में तो वो ट्रांजैक्शंस की एंट्री हो गई है लेकिन कैश बुक में नहीं अभी हुई है। जैसे बैंक ने इतना इस महीने में इंटरेस्ट आपके उस डिपॉजिटेड मनी पे किया है, तो अगर यहां पर देखिए बैंक अपनी जो पासबुक होगी उसी में एंट्री करेगा, आपके घर में थोड़ी ना आएगा और आपको ये बताएगा कि कैश बुक में भी इसे आप कर लो। तो गाइस, इस प्रकार से भी आपका बैंक के पास बैलेंस ज्यादा देखने को मिलेगा और आपका जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है आपके अमाउंट में वो आपको यहां पर आपकी कैश बुक में ऑटोमेटिकली नहीं पहुंचेगा जब तक कि आपको ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं मिलती या बैंक की स्टेटमेंट नहीं मिलती। उसके बाद डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ इनकम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर अगर आपके अमाउंट में, आपके अकाउंट में कोई पैसा डिपॉजिट कर देता है तो आप उसे कैश बुक में नहीं एंटर करते हैं तो भी एक प्रकार का मिसमैच आपको देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय द बैंक, उसके बाद बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कमीशन चार्ज बाय बैंक, डिसऑनर ऑफ चेक्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिसऑनर ऑफ चेक्स गाइस होता है कि मानिए आप किसी भी कस्टमर को कोई चीज देते हैं या उससे लेते हैं, आप उस चेक को देते हैं या आप चेक को लेते हैं और वो चेक बैंक जब अप्रूव नहीं करता तो उसे क्या कहा जाता है, डिसऑनर ऑफ चेक। तो देखिए इसमें भी आपको यहां पर मिसमैच देखने को मिलेगा। मानिए आप किसी को चेक दे रहे हैं, आप यहां पर डेबिट साइड आपने डाल दिया, लेकिन आपका वो डेबिट साइड तभी यहां से पैसा निकलेगा जब उसको बैंक अप्रूव कर लेगा। मानिए बैंक ने अगर अप्रूव नहीं किया तो आपका यहां पर भी मिसमैच क्रिएट हो जाएगा। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, तो गाइस ये काफी सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण जो है एक प्रकार का मिसमैच कैश बुक और पासबुक में आपको देखने को मिले। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ड्यू टू एरर्स एंड ओमिशन मेड बाय बैंक और बिजनेस, कि अगर इनमें से कोई भी गलती करता है, चाहे वो बैंक पासबुक को मेंटेन करने में करता है या बिजनेसमैन जो है वो कैश बुक को मेंटेन करने में करता है, तो क्या होगा, एक प्रकार का मिसमैच यहां पर क्रिएट होगा। जैसे रिकॉर्डेड ऑन रॉन्ग साइड, कि आपको डेबिट वाली साइड रिकॉर्ड करना था, आपने क्रेडिट साइड कर दिया तो भी ये मिसमैच हो जाएगा। रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट, आपको 20 करोड़ करना था, आप 100 करोड़ कर गए हो तो भी ये गलत हो जाएगा। रॉन्ग बैलेंसिंग एंड टोटलिंग, अगर आपकी कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी नहीं है तो भी यहां पर गड़बड़ी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। डबल रिकॉर्डिंग, आपने एक अमाउंट लिया उसको 4 बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, 3 बार, तो ऑटोमेटिकली ये जो है मैथमेटिक्स है, यहां पर अगर आप 1 रुपए का भी हिसाब आगे पीछे करेंगे तो यहां पर क्लियर पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। ओमिशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन, की कोई एक ट्रांजैक्शन हुई है लेकिन आपने उसके ट्रांजैक्शन के बारे में टोटल कंप्लीटली कुछ भी नहीं लिखा है तो भी ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो गाइस काफी अच्छे ढंग से हमने देख लिया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, कि ये डिफरेंस को मिटाती है कैश बुक और पासबुक के रिकॉर्ड में, कि इन दोनों के बीच में अगर कोई मिसमैच नहीं है तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 100% उपयुक्त है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसमें मिसमैच हो रहा है, इस मिसमैच को दूर करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट which is sad to have maintained the trust between the customer and the bank। तो गाइज ये काफी अच्छा सुंदर डिस्कशन रहा हमारा। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं बहुत सिंपल वे से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जैसे देखिए ये खूबसूरत क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द कैश बुक द फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट्स। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, इन द कैश बुक, यानी बिजनेसमैन के एंड से यहां पर बात की जा रही है। तो बिजनेसमैन के एंड से अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए फेवरेबल बैलेंस यहां पर क्या करेगा, क्रेडिट बैलेंस करेगा, डेबिट बैलेंस करेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट करेगा या एडजस्टेड बैलेंस करेगा। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है बी। मैंने आपको बताया कि कैश बुक में अगर उसका डेबिट हो रहा है इसका मतलब बैंक में उसका क्रेडिट हो रहा है और यहां पर उसको बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए
हमेशा कैश बुक में या बिजनेसमैन के लिए अच्छा क्या रहेगा कि उसके खाते से पैसा निकला रहे बाहर, क्योंकि निकला रहेगा तो वो उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो पहुंचाता रहेगा। तो गाइस इस प्रकार से सिंपल सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट। ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इज नोन एज, कि अगर बैंक स्टेटमेंट में बैंक में कैश को डिपॉजिट करती है कंपनी तो उसे क्या कहा जाएगा? क्रेडिट कहा जाएगा, डेबिट कहा जाएगा, लायबिलिटी कहा जाएगा, एक्सपेंसेस में कहा जाएगा। यानी यहां पर यह बात कर रहा है कि पासबुक में अगर कोई एंट्री होती है एक बिजनेसमैन के लिए तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्रेडिट कहा जाएगा। कैश बुक में उसके लिए ये डेबिट होगा, लेकिन पासबुक में ये क्रेडिट होगा। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर्स अ बैंक स्टेटमेंट विद, कि जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से हम कंपैरिजन करते हैं बैंक स्टेटमेंट और किसके बीच में, ताकि किसी भी प्रकार का मिसमैच ना रहे, ट्रस्ट मेंटेन रहे। ऑप्शन ए कह रहा है कैश पेमेंट जर्नल, बी कह रहा है कैश रिसीव्ड जर्नल, सी कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डी कह रहा है कैश बुक। तो गाइस इसका आंसर होगा हमारा डी वाला। देखिए कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट या पासबुक के बीच में किसी भी प्रकार के मिसमैच को दूर करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज ये था आज का हमारा खूबसूरत डिस्कशन। गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे जरूर लाइक करें। गाइज अगर आपको किसी भी प्रकार का अब भी डाउट है या आप कोई भी सुजेशन देना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप almightyguidance@gmail.com इस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर की भी आप मनचाही हेल्प ले सकते हैं। गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपको जरूर लाइक करना है। हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए गाइज आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है और टेलीग्राम पर ऑलमाइटी गाइडेंस को सर्च कर कर वहां ज्वाइन करना है। इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। क्या बेनिफिट्स होंगे कि हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके अलावा अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स यहां पर शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो मंथली मैगजीन्स होती हैं, चाहे वाजीराम हो गया, चाहे विजन हो गया, चाहे इनसाइट्स आईएएस हो गया, इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में जो है वो मैगजीन्स मिलेंगी। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो अलग अलग बुक्स होती हैं गाइज वो भी आपको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को लगातार इसी तरीके से कंटिन्यू रखें, बूस्ट करें और आने वाले किसी भी एग्जाम में बैठकर उस एग्जाम को क्लियर करें, अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएं, तो गाइज आपको क्या करना है, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को शेयर करना है, नीडी लोगों तक पहुंचाना है और खुद भी इसे सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल दबाना है, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए या इंफॉर्मेशन शेयर की जाए वो तुरंत आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर पर अलर्ट या मैसेज के रूप में आ जाए। तो गाइस फेसबुक पर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, आप यहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।